जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। आज हम चर्चा करेंगे एपोरिज्म नंबर 50 के ऊपर। लास्ट व्याख्यान के अंदर हमने एपोरिज्म 47, 48 और 49 के ऊपर चर्चा की कि मास्टर हमें बता रहे हैं कि नेचर के अंदर क्यों बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं कि जहां पे लॉ ऑफ सिमिलिया के तहत क्योर हुआ हो। अब एपोरिज्म 50 के अंदर मास्टर हमें क्या बताना चाहते हैं, तो हर व्याख्यान की शुरुआत हम एक अच्छे से श्लोक के साथ करते हैं। आज का श्लोक, एकम हन्यान वा हन्यादिमुक्तयो धनुष्यमता बुद्धि बुद्धि मतोत्सुष्टा हन्यात राष्ट्रम सराजकम। अर्थात किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है कि किसी एक को भी मारे या न मारे, मगर बुद्धिमान के द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का भी विनाश कर सकती है। तो यहाँ पे अगेन ये विदुर नीति में से लिया हुआ श्लोक है और यहाँ पे विदुर जी हमें सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं कि शरीर से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म प्राण है। यानी कि शारीरिक बल है जो धनुर्विद्या है, उससे छोड़ा हुआ बाण नष्ट हो सकता है, उससे किसी को हानि हो या न हो ऐसा बन सकता है, लेकिन सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो राजा के साथ साथ संपूर्ण राष्ट्र का भी विनाश कर सकता है। तो मास्टर हनीमैन हमें जो सिखाना चाहते हैं, मास्टर हनीमैन जो पूरे ऑर्गेनन के अंदर हमें दे के गए हैं, वो यही चीज है कि हमें क्या करना है, इरेडिकेट द डिसीज। जो रोग है उसे हम समूल हमें नष्ट करना है। तो किससे होगा? वो धनुर्विद्या से हो पाएगा? बाण छोड़ने से रोग निकल जाएगा? इसमें विदुर जी ने बाण की बात की है, वैसे ही हम देख लेते हैं चप्पू, छुरी, कटर, जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। तो सर्जरी के द्वारा क्या होता है कि हम रोग का एक भाग निकले या न निकले, रोग की एंड प्रोडक्ट निकले या न निकले, वो दूसरी बात है। लेकिन बुद्धिमान मतलब कि उस रोग को बुद्धिमान क्या करता है? राष्ट्र का विनाश करने के लिए बुद्धिमान क्या करेगा? आप सब आचार्य चाणक्य को जानते होंगे कि जिन्होंने कसम खाई थी कि मैं धननंद का वंश समस्त नाश कर दूंगा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले पूरे नंद वंश का और नंद वंश के शासन का अभ्यास किया और अभ्यास करने के बाद उन्होंने इस तरीके की मेडिसिन यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को उतारा कि जहां से धननंद को पूरे राज परिवार समेत वहां से जाना पड़ा और मगध के ऊपर मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो ये बुद्धिमान आचार्य चाणक्य की बुद्धि थी। उसी चीज को हमें रोग के लिए लगाना है। हमें जिस तरीके से आचार्य चाणक्य ने बुद्धि के द्वारा पूरे धननंद के पूरे राजवंश का एवं उसके संचालन का अभ्यास किया था, हमें रोग के प्रत्येक लक्षण का और उसके प्रत्येक एक्सप्रेशन का अभ्यास करना होता है, जिसको हम केस रिसीविंग कहते हैं। हमें पूरे का पूरा केस रिसीव करना होता है। उसके बाद कहां कहां से और कैसे कैसे हम उसको नष्ट कर सकते हैं, इसके लिए हमें टोटालिटी बनानी होती है, जिसके अंदर हमें कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मतलब कि रोग की वीकनेसेस कहां है वो देखनी होती है। और उसके बाद हमें अपनी बुद्धि से सिमिलिमम अप्लाई करनी होती है और बुद्धि से अप्लाई की हुई सिमिलिमम क्या करेगी? पूरे के पूरे रोग का संपूर्ण नाश कर देगी। तो यही फिलॉसफी है, इसको हमें हर जगह पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। आवाज क्लियर? हुसैन साहब आवाज क्लियर आ रही है? शुक्ला जी तो इसी तरीके से जिस तरीके से बुद्धिमान एक राज्य को नष्ट कर सकता है, एक राष्ट्र को नष्ट कर सकता है, तो वही बुद्धिमान रोग को भी समूल नष्ट कर सकता है। तो रोग को नष्ट करने के लिए फिजिकल, जिस तरीके से इसमें कंपैरिजन किया है कि धनुर्धर द्वारा छोड़ा हुआ तीर वो फिजिकल शक्ति का प्रतीक है और बुद्धिमान के द्वारा प्रयुक्त हुई बुद्धि वो डायनामिक शक्ति का प्रतीक है। और दोनों का कंपैरिजन दिया है विदुर जी ने कि फिजिकल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायनामिक है। तो जिस तरीके से एक धनुर्धर है वो जो सादा तीर भी डाल सकता है, पॉइजनस तीर भी चला सकता है, तो उसी तरीके से फिजिकल मटेरियल डोज, मटेरियल दवाइयां, पॉइजन, सर्जरी, ये सब रोग को निकाल सकें या न निकाल सकें,
लेकिन एक बुद्धिमान के द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि रोग का समूल विनाश कर सकती है। बात समझ में आ रही है? गले से नीचे उतर रही है कि मटेरियल डोजेस या पॉइजन या इस तरीके की दवाइयां जो फिजिकल फॉर्म में रोग के ऊपर अटैक करती हैं, उनका अटैक खाली जा सकता है, सर्जिकल अटैक भी शायद खाली जा सकेगा। लेकिन अगर बुद्धिमान का मतलब क्या? अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर, जिसका मिशन क्या है? द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर, और जिसके पास बहुत सारे नॉलेज हैं, वो बुद्धिमान व्यक्ति पूरा अभ्यास करेगा, केस रिसीविंग करेगा, टोटालिटी बनाएगा और अकॉर्डिंग टू दैट टोटालिटी सिमिलिमम प्रिस्क्राइब करेगा। केम छो साहेब? सिमिलिमम प्रिस्क्राइब होगी और उस सिमिलिमम के द्वारा उस रोग का संपूर्ण विनाश हो पाएगा। तो ये विदुर जी का श्लोक हमें अपने जीवन के अंदर उतारना है। हमें हर बार धनुर्धर होके सिर्फ बाण नहीं चलाने, सिर्फ तीर नहीं चलाने हैं, हमें बुद्धिमान व्यक्ति जैसा बनना है। हमें आचार्य चाणक्य के गुण अपने अंदर उतारने हैं और उस रोग को समूल विनाश करना है। उसके लिए हमें उसका अभ्यास करना पड़ेगा, उसकी टोटालिटी बनानी पड़ेगी, PQRS निकालने पड़ेंगे और सिमिलिमम देनी पड़ेगी। होप ये श्लोक क्लियर हुआ। अब चलते हैं एपोरिज्म 50 की ओर। मास्टर हनीमैन क्या कहना चाहते हैं? माइटली नेचर हरसेल्फ हैज, एज वी सी एट हर कमांड, एज इंस्ट्रूमेंट फॉर effecting homeopathic cures, little besides the miasmatic disease of constant character, the itch, measles, smallpox, morbific agent, which as remedies are either more dangerous to life and more to be dreaded than the disease they are to the cure. They themselves require curing in order to be eradicated in their turn. Both circumstances that make their employment as a homeopathic remedy difficult, uncertain and dangerous, and how few diseases are there to which man is subject that find their similar remedy in smallpox, measles or itch. मास्टर क्या कहते हैं? माइटली नेचर हरसेल्फ, यहाँ पे नेचर को हरसेल्फ बताया है। मतलब क्या? हम जो कहते हैं ना धरती हमारी माँ है, नेचर को हिज सेल्फ नहीं बताया है। यहाँ पे स्त्रीलिंग का उल्लेख किया गया है। क्यों हम धरती को माँ कहते हैं, क्यों हम नेचर को माँ कहते हैं, वो चीज हमें देखनी है। माइटली नेचर हरसेल्फ, कुदरत के अपने कुछ एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर होम्योपैथिक क्योर मिलता है। अगेन होम्योपैथिक क्योर की बात हनीमैन करते हैं, मतलब एक वीकर डिसीज है, दूसरा स्ट्रॉन्गर डिसीज है, और दोनों मैनिफेस्टेशन के अंदर सिमिलर हैं, और स्ट्रॉन्गर डिसीज आता है और वीकर डिसीज वहां से चला जाता है। इसको हनीमैन कहते हैं होम्योपैथिक क्योर, जिसको दवाइयों से कोई लेना देना नहीं बताया गया है। बात समझ में आ रही है? माइटली नेचर हरसेल्फ हैज, एज वी सी एट हर कमांड, एज इंस्ट्रूमेंट फॉर इफेक्टिंग होम्योपैथिक क्योर, लिटल बिसाइड द मायास्मेटिक डिसीज ऑफ कांस्टेंट कैरेक्टर। एक ही तरीके के मायास्मेटिक डिसीज हैं जो हमें देखने को मिलता है कि लाइक ईच, मिजल और स्मॉल पॉक्स नाम के मॉर्बिफिक एजेंट उसको दवाई के तौर पे इफेक्ट करते हैं। हमने प्रीवियस एपोरिज्म के अंदर देखा कि ब्लाइंडनेस थी, डेफनेस थी, हाइड्रोसिल था, कुछ स्किन डिसीज थे जो स्मॉल पॉक्स या मिजल्स या इच आने के कारण चले गए थे, क्योंकि दोनों सिमिलर मैनिफेस्टेशन है और एक ही रोग के तत्व से दोनों निकले हैं, एक ही मायाजम में से दोनों का एक्सप्रेशन होता है। तो वहां पे मिजल्स, स्मॉल पॉक्स या इच एज अ रेमेडी काम करता है। मॉर्बिफिक एजेंट विच एज अ रेमेडीज are either more dangerous to the life and more to be dreaded than the disease they are to cure। यानी कि डेफनेस या ब्लाइंडनेस से ज्यादा मिजल्स या स्मॉल पॉक्स उस पेशेंट के लिए घातक होते हैं। मतलब कि स्मॉल पॉक्स, मिजल्स या इच या कोई भी नेचुरल डिसीज जो दूसरे डिसीज को क्योर करता है वो अपने प्रीवियस डिसीज से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है मतलब वो ज्यादा घातक है, वो लाइफ के लिए ज्यादा घातक है। They themselves require curing,
उनको खुद को भी क्योर मांगता है। मतलब कि अगर एक वीकर डिसीज है, उसको क्योर करने के लिए दूसरा नेचुरल स्ट्रॉन्गर डिसीज आता है, तो दर्दी जो व्यक्ति है, जो रोगी है, जो इंसान है, वो पहले से ज्यादा डिसीज्ड है, वो पहले से ज्यादा तकलीफ में आ जाएगा, और उसकी ये नई तकलीफ दूर करने के लिए हमें फिर से दवाई की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? हनीमैन कह रहे हैं कि क्यों हमें नेचुरल डिसीज से क्योर नहीं करना चाहिए। हम ऐसा कह सकते हैं ना, अगर डेफनेस है तो उन सबको ऐसा कर दो कि उन सब के अंदर आर्टिफिशियल स्मॉल पॉक्स या मीजल्स उत्पन्न हो जाए, तो उनकी डेफनेस या ब्लाइंडनेस चली जाएगी। लेकिन क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हनीमैन बता रहे हैं कि जो नया डिसीज आएगा वो पुराने से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन है, तो लाइफ को खतरा ज्यादा रहेगा ऐसे डिसीज से। लाइफ कैन कॉम्प्रोमाइज, वहां पे दूसरा कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लाइफ जा भी सकती है। इसीलिए हमें ये प्रयोग नहीं करने चाहिए। हनीमैन कहते हैं कि नेचुरल डिसीज से क्योर नहीं करना चाहिए, और अगर इनकेस हमने किया भी तो जो स्ट्रॉन्ग डिसीज वहां पे रह गया वो अपने आप तो जाएगा नहीं, उसके लिए हमें फिर से दवाई की जरूरत पड़ेगी। They themselves require curing in order to be eradicated in their turn. दोनों कंडीशन में, both circumstances that make their employment as a homeopathic remedies difficult, uncertain and dangerous. अगर इन रोगों को होम्योपैथिक दवाई के तौर के ऊपर यूज किया जाए तो हर कंडीशन में ये डिफिकल्ट, अनसर्टेन एंड डेंजरस रहेगा। दवाई का डोज तो हमारे हाथ में है ना, आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट का डोज तो हमारे हाथ में है, तो वो सर्टेन है। हमें मालूम है कि हमने कम डोज दिया है तो कम इफेक्ट मिलेगा, हमने हायर डोज दिया है तो ज्यादा इफेक्ट मिलेगा, तो वो थोड़ा सर्टेन है, सिंपल है। हमें मालूम है, हमने हेल्थी ह्यूमन बीइंग के ऊपर उस दवाई को प्रूव किया है, तो हमें मालूम है कि कौन से सिम्टम प्रोड्यूस होंगे। लेकिन नेचुरल डिसीज तो पता नहीं कितने सारे सिम्टम प्रोड्यूस कर सकता हो, और डेंजरस। आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट सिंपल है, सर्टेन है और नॉन डेंजरस है, क्योंकि डोज हमारे हाथ में है, हम जब चाहें तब उसको कट डाउन कर सकते हैं, एंटीडोट कर सकते हैं। लेकिन नेचुरल डिसीज से अगर हम क्योर वहां पे लाने की कोशिश करेंगे तो ना ही उनके लिए हमारे पास एंटीडोट है, ना ही उसका डोज हमारे हाथ में है, और ना ही उसकी पूरी सिम्टोमेटोलॉजी हमें मालूम है। इसीलिए हनीमैन मना करते हैं कि हमें नेचुरल डिसीज से क्योर नहीं करवाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? And how few diseases are there to which man is subject that find their similar remedies in smallpox, measles और itch. और कितने ऐसे रोग होंगे कि जहां पे स्मॉल पॉक्स, मीजल्स और ईच उनके लिए सिमिलर रेमेडी के तौर पे काम करेंगे, बहुत कम होंगे। इसीलिए हनीमैन ये सब एग्जाम्पल और ये सब बातें हमें यही समझाने के लिए कर रहे हैं कि हम, हनीमैन ने एग्जाम्पल दिए तो उसके ऊपर से हम ऐसा कंक्लूजन न निकाल रहे कि रोगों को क्योर करने के लिए दूसरे रोग पैदा करने हैं, तो हमें जिनको ब्लाइंडनेस या हाइड्रोसिल है तो उनको स्मॉल पॉक्स या मीजल्स करवा देने हैं। ऐसा हम कुतर्क ना करें। फिलोसॉफी के अंदर कुतर्क बहुत होते हैं, क्योंकि फिलोसॉफी को जिस तरीके से लिखी गई है ना, उसी तरीके से समझनी चाहिए। हम क्या करते हैं, फिलोसॉफी लिखी गई है हनीमैन के दिमाग से और हम उसको पढ़ते हैं अपने दिमाग से। इसीलिए हमें हनीमैन का सच्चा रास्ता नहीं मिलता है, हम भटक जाते हैं। और इसीलिए फिलोसॉफिकल स्कूल के अंदर कहा गया है कि गुरु की परम आवश्यकता है। और हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आपके आजू बाजू जो अच्छे फिजिशियन हो, जो अच्छे होम्योपैथ हो, जिनका प्रैक्टिस अच्छा हो, उनके पास बैठिए और उनसे सीखिए। क्योंकि होम्योपैथी ऐसा विज्ञान नहीं है जो बुक में से पढ़ के सीख पाएंगे, क्योंकि ये फिलोसॉफी है और फिलोसॉफी को इंटरप्रीट करना पड़ता है कि मास्टर क्या कहना चाहते हैं, उनका नजरिया क्या है, उनकी आंखें क्या हैं। और हम परम कृपालु परमात्मा के बहुत आभारी हैं कि वो हमें बहुत अच्छे गुरु उन्होंने प्रदान किए कि हम बहुत अच्छे से इसको धीरे धीरे समझ पा रहे हैं। अभी प्रक्रिया शुरू है, समझ चुके हैं ऐसा नहीं बोल रहे हैं, अभी बहुत बाकी है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। लेकिन इतना क्लियर हुआ कि हनीमैन कह रहे हैं कि अगर आपने एक नेचुरल डिसीज को क्योर करने के लिए दूसरा नेचुरल डिसीज प्रोड्यूस किया, तो पहला तो दूसरा वाला स्ट्रांग है तो पेशेंट ज्यादा सफर होगा, दूसरा तो दूसरे वाले को क्योर करने के लिए आपको
ज्यादा दूसरी मेडिसिन की फिर जरूरत पड़ने वाली है। और तीसरा, वो डिफिकल्ट है, अनसर्टेन है और डेंजरस है, क्योंकि उसकी इफेक्ट हमें नहीं मालूम है, वो कैसा करेगा वो नहीं मालूम है। और चौथा, कितने रोग होंगे कि जिनकी सिमिलर नेचुरल डिसीज रेमेडी मिलेंगी, तो बहुत कम है। तो इसलिए हनीमैन हमें समझा रहे हैं कि हमें वो नहीं देखना है कि एक रोग हुआ तो उसको क्योर करने के लिए दूसरा रोग, नेचुरल रोग ही वहां पे ले आए। हमें क्या सीखना है वो हनीमैन हमें आगे बताएंगे। इतना समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ प्रश्न है तो पूछिए, क्योंकि जब तक इतना नहीं समझेंगे तो आगे का भी नहीं समझ में आएगा। किसी को कोई प्रश्न? हनीमैन हमें एक ही बात बार बार समझा रहे हैं कि हमें नेचुरल स्ट्रॉन्गर डिसीज नहीं ले आना है, क्योंकि नेचुरल स्ट्रॉन्गर डिसीज उससे स्ट्रॉन्ग होगा तो पेशेंट ज्यादा सफर करेगा, उसकी इफेक्ट हमें मालूम नहीं है और उसको क्योर करने के लिए दूसरी दवाई चाहिए। और तीसरी कि बहुत कम नेचुरल डिसीज हैं जो सिमिलर मैनिफेस्टेशन हैं उनके, वो एपोरिज्म 49 के अंदर हनीमैन ने हमें बता दिया था। इतना क्लियर शुक्ला जी? तो अब हनीमैन हमें क्या कहते हैं? हेंस in the course of nature very few maladies can be cured by these uncertain and hazardous homeopathic remedy। कुदरत के अंदर, नेचर के अंदर, भगवान के द्वारा, कुदरत के द्वारा, आप जी उसको जिस नाम से बुलाते हैं उसके द्वारा बहुत कम रोग हैं जो इस तरीके से अनसर्टेन और हैजार्डस रोगों के द्वारा, मतलब कि क्योर मिलते हैं। स्मॉल पॉक्स या मीजल्स या इच के द्वारा दूसरे रोगों का क्योर हो जाना वो बहुत कम देखने को मिलता है। एंड द क्योर बाय देयर इंस्ट्रूमेंटली इज आल्सो अटेंडेड विथ डेंजरस एंड मच डिफिकल्ट। फॉर दिस रीजन दैट द डोजेस ऑफ these morbific powers कैन नॉट बी डिमिनिश्ड अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस एज डोजेस ऑफ मेडिसिन कैन। मतलब कि हैजार्डस क्यों बोला है? क्योंकि उसकी प्रक्रिया कैसी है हमें नहीं मालूम है। इट कैन बी, होम्योपैथिक क्योर कैसा होना चाहिए? रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट। तो हैजार्डस क्यों बोला कि वो जेंटल नहीं भी हो सकता है। हर बार नेचुरल डिसीज से जेंटल क्योर मिले ऐसा जरूरी नहीं है, अनसर्टेन है, लेकिन मिलता है, देखने को मिलता है। एंड द क्योर बाय देयर इंस्ट्रूमेंटली is also attended with danger and much difficulty। डेंजर के अंदर है क्योंकि कभी भी रोग इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वाइटल फोर्स वहां पे सरेंडर कर दे तो कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? रोग का मतलब क्या है? वाइटल फोर्स और डिसीज फोर्स के बीच का युद्ध। अगर आपको एक डिसीज फोर्स को यहां से हटाना है तो वहां पे सिमिलर काइंड ऑफ दूसरा डिसीज फोर्स आना चाहिए तो हटेगा। हम एग्जाम्पल के तौर के ऊपर देख लें तो अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो किस तरीके का इतिहास है कि शायद पृथ्वीराज चौहान ईस्वी सन 1200 शायद, तब हम कहेंगे कि आजाद भारत था। उसके बाद मोहम्मद गुरी ने चढ़ाई की, आक्रमण किया और पृथ्वीराज और मोहम्मद गुरी के बीच युद्ध हुए। उसके बाद क्या हुआ? एक राजा आए, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया, फिर क्या हुआ? बाबर ने आक्रमण किया। मतलब एक राजा था और दूसरे राजा ने आक्रमण किया, तो दोनों में से जो राजा वीक होगा वो चला जाएगा। लेकिन भारत आजाद हुआ, तुगलक वंश चला गया और मुगल वंश की स्थापना हुई। फिर क्या हुआ? फिर अंग्रेजों का और मुगलों का युद्ध हुआ। मुगल सल्तनत के जो भी राजा थे उनका, और जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उनका, और अंग्रेज जीत गए। मतलब जो स्ट्रॉन्गर था वो जीत गया और वीकर वहां से चला गया, लेकिन भारत आजाद हुआ।
नहीं हुआ ना। तो यही नेचुरल क्योर की प्रक्रिया है कि एक रोग चला जाएगा, दूसरा रोग आ जाएगा, लेकिन दूसरा वाला उससे भी स्ट्रांग होगा, और उसको क्योर करने के लिए हम कि एक राजवंश और दूसरे राजवंश के बीच युद्ध होता है, और उस युद्ध के अंदर जो मजबूत होता है, जो स्ट्रॉन्गर होता है, वो रहेगा और वो विकर वहां से चला जाएगा। लेकिन हम आजाद हुए नहीं हुए। आजाद कब हुए? तो बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम हुए, और उन स्वतंत्रता संग्राम के अंत में जाके हमें आजादी मिली। तो जो बाहर से आने वाला जो नेचुरल डिसीज है, वो अगर बाहर से आता है तो वो पहले वाले से स्ट्रॉन्गर है और उसी तरीके का मैनिफेस्टेशन है उसके पास, तो रोगी होगा, व्यक्ति होगा, वो मोर सफर करेगा। इसीलिए हनीमैन कहते हैं कि अनसर्टेन एंड हैजार्डस होम्योपैथिक क्योर, ये अनसर्टेन और हैजार्डस क्योर है। हम ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ये नहीं कर सकते कि जो भी रोग हुआ है तो दूसरा नेचुरल डिसीज उसको करवा दें। क्या होगा इससे? इससे क्या होगा कि पेशेंट की सफरिंग बढ़ जाएगी। दूसरा जो रोग हुआ है, उस रोग को क्योर करने के लिए हमें फिर से दवाई चाहिए होगी। और तीसरी चीज कि जो नया रोग आया है वो पुराने वाले से स्ट्रांग है, तो कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो कितने भी नेचुरल रोग आ जाएं तो पुराना वाला चला जाएगा, नया वाला मतलब जो स्ट्रांग है वो रह जाएगा, लेकिन हम क्योर नहीं होंगे। हाँ, उस रोग से क्योर हो गए लेकिन हम हेल्दी नहीं होंगे, माफ कीजिएगा, हेल्थ वापस नहीं मिलेगी। हेल्थ वापस कैसे मिलेगी कि पुराना वाला चला जाए और नए वाला भी चला जाए, और अब वहां जाके हेल्थ रहेगी। ये एग्जाम्पल हमें कब देखने को मिलता है? क्या डिफरेंस है वो देखिए। होम्योपैथिक क्योर कैसे मिलेगा? आप रामायण का याद कीजिए, रावण वध होता है और महाराज दशानंद रावण को जब उनको नाभि के अंदर तीर लगता है, और उसके बाद उनके नाना जी माल्यवान, वो बहुत बढ़िया ज्ञानी आदमी हैं, वो माल्यवान आते हैं और महाराज राम के पास, प्रभु श्री राम के पास समर्पण करते हैं कि मैं माल्यवान, लंका का राजवंश का आखिरी जीवित प्राणी, आपको लंका का समर्पण करता हूं, और लंका की पूरी संपत्ति के ऊपर आपका अधिकार है, लेकिन आपसे विनती है कि आप लंका के नागरिकों को कुछ मत कीजिएगा। तब भगवान श्री रामचंद्र बहुत अच्छा जवाब देते हैं, वो क्योर का जवाब है। भगवान रामचंद्र उनको जवाब देते हैं कि हम यहाँ ना ही लंका की संपत्ति के ऊपर अधिकार करने आए हैं, ना ही लंका के लोगों को गुलाम बनाने आए हैं, और ना ही लंका को अयोध्या के अधीन बनाने आए हैं। हम यहाँ मजबूर होकर रावण के पापाचार इतने बढ़ गए थे, इसीलिए केवल और केवल रावण को दंड देने आए हैं। ये लंका वासियों की है और लंका वासियों की ही रहेगी। हमने तो पहले से ही महाराज विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया है। तो ये होम्योपैथिक क्योर है कि वीकर डायनेमिक अफेक्शन, मतलब कि जो योद्धा थे रावण, इज रिमूव बाय स्ट्रॉन्गर वन, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र। बोथ आर सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन, दोनों के पास महाशक्तियां थी। वो बहुत अच्छा रामानंद सागर जी का सीरियल है ना, तीरन से काटे तीर, तीरन पे तीर चलावे, दोनों महाबली। तो उसी तरीके से, लेकिन फिर क्या हुआ, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र ने लंका के ऊपर अधिकार नहीं जमा लिया। प्रभु रामचंद्र ने लंका का राज्य विभीषण जी को दिया और खुद वापिस अयोध्या आ गए। तो हम भी वैसा ही करेंगे कि इसके ऊपर से हमें ये नहीं सीखना है कि स्ट्रॉन्गर डिसीज को वहां से निकालने के लिए, वीकर डिसीज को वहां से निकालने के लिए स्ट्रॉन्गर डिसीज ले आओ। वो ले आएंगे तो उसको निकालने के लिए उससे भी स्ट्रॉन्गर डिसीज चाहिए। जो हमने देखा ना कि पहले पृथ्वीराज चौहान थे, उसके बाद मोहम्मद गुरी का आक्रमण हुआ, फिर तुगलक वंश आया, लोधी वंश आया, उसके बाद शायद क्या बोलते हैं, गुलाम वंश आए, सैयद वंश आए, उसके बाद मुगल वंश आए, मुगल सल्तनत हुई, उसके बाद अंग्रेज आए, और तब जाके बाद में हम आजाद हुए। तो वहां क्या था कि सब लोगों ने यहाँ आके अपना राज्य अधिकार जमाया, सब लोगों ने अपनी सल्तनत रखी, सब ने यहाँ आके राज किया, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र ने नहीं किया। वो वापिस अपने राज में आए कि हम किसी को आक्रांत करने के लिए या किसी के ऊपर हक जमाने के लिए, किसी को गुलाम करने के लिए या किसी की संपत्ति नोचने के लिए नहीं आए। हम केवल जो दंड के अधिकारी थे उनको दंड दिया, ये संपत्ति आपकी है, लंका आपकी है और लंका वासियों की है। तो इसी तरीके से अगर हमें
उससे क्या सीखना, हमें यह सीखना है कि एक योद्धा को दंड देने के लिए उससे स्ट्रॉन्गर योद्धा चाहिए। बात समझ में आ गई? लेकिन हम आर्टिफिशियल डिसीज जब प्रोड्यूस करेंगे तो उसका डोज हमारे हाथ में रहेगा, तो हम उसका डोज कम कर देंगे तो वीकर डिसीज भी चला जाएगा, उसके बाद स्ट्रॉन्गर डिसीज भी चला गया। मतलब कि रावण भी गए और भगवान श्री रामचंद्र भी गए, अब क्या बचा? अब जो बचा वो हेल्थ है, वो विभीषण जी और उनकी लंका। बात समझ में आ रही? हम किसी को भावनाएं आहत करने के लिए या हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हम किसी की कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम आप तक वो बात पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि उसी तरीके से अगर हम नेचुरल डिसीज को दूसरे नेचुरल डिसीज से क्योर करेंगे तो वो वहां पे रह जाएगा, जिस तरीके से अंग्रेज आके यहाँ पे रह गए और बहुत सालों तक शासन किया। लेकिन भगवान रामचंद्र जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने लंका वासियों को सौंप दी। तो इसी तरीके से हमें आर्टिफिशियल इससे सीखना क्या है, हमें यह सीखना है कि क्योर अंदर से आएगा, क्रांति अंदर से होगी, आजादी अंदर से होगी। हमें इससे यही सीखना है कि आर्टिफिशियल डिसीज कैसे काम करेगा, तो उसका डोज हमारे हाथ में है, तो वो अनसर्टेन और हैजार्डस नहीं है, वो सर्टेन है और जेंटल है। हम उसका पोटेंसी और उसका पावर इतना ही देंगे कि जो नेचुरल डिसीज से स्लाइट स्ट्रॉन्ग हो, तो रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन होगा और आर्टिफिशियल डिसीज भी वहां से चला जाएगा। और फिर क्या बचेगा? वाइटल फोर्स, हार्मनी के अंदर सब बहुत अच्छा होगा। तो हमें इससे ये सिद्धांत सीखना है। बात क्लियर हुई? एंड येट एज इज सीन वी कैन पॉइंट टू सम स्ट्राइकिंग होम्योपैथिक क्योर्स अफेक्टेड बाय दिस लकी कॉन्करेंस। फिर भी इस के द्वारा हमें काफी सारे होम्योपैथिक क्योर देखने को मिल रहे हैं। ऑल्सो मैनी इनकॉन्ट्रोवर्सिएबल प्रूफ ऑफ द ग्रेट द सोल थेराप्यूटिक लॉ ऑफ नेचर। और ये सब इनकॉन्ट्रोवर्सियल प्रूफ हैं किसके? द सोल थेराप्यूटिक लॉ ऑफ नेचर दैट ऑब्टेन, वो हमें मिलता है क्या? क्योर बाय सिम्टम सिमिलैरिटी। मतलब हनीमैन कितना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं यहां पे। हनीमैन का कहने का मतलब क्या है कि दुनिया के अंदर अगर हमें क्योर करना है कोई भी डिसीज, तो वो क्योर करने के लिए केवल और केवल एक ही रास्ता है। कौन सा? क्योर बाय सिम्टम सिमिलैरिटी। याद रखिए, हनीमैन कतई नहीं बोल रहे हैं मेंटल सिमिलैरिटी, हनीमैन बोल रहे हैं सिम्टम सिमिलैरिटी। और सिम्टम सिमिलैरिटी बहुत अलग अलग तरीकों के ऊपर हो सकती है। जैसी प्रूविंग उस तरीके के सिम्टम और उस तरीके की सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलेगी। अगर बहुत कम प्रूविंग हुआ है तो वहां पे हमें सिर्फ कम सिम्टम, फिजिकल पर्टिकुलर सिम्टम, मोडालिटीज या तो सेंसेशन ऐसा ही देखने को मिलेगा, तो उनकी सिमिलैरिटी को भी सिम्टम सिमिलैरिटी कहा जा सकता है। सिम्टम सिमिलैरिटी कितने जगहों पे होंगी? लोकेशन के ऊपर, सेंसेशन के ऊपर, मोडालिटी के ऊपर, कंकोमिटेंट के ऊपर। हनीमैन नहीं बोल रहे हैं कि मेंटल सिमिलैरिटी या पर्टिकुलर सिमिलैरिटी या जनरल सिमिलैरिटी। हनीमैन बता रहे हैं सिम्टम सिमिलैरिटी। हमने देखा ना आचार्य चाणक्य की तरह हमें क्या करना है, हमें बुद्धिमान बनना है और शत्रु मतलब कि जो रोग है उसका पूरा पिक्चर, पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज क्रिएट करना है, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी इकट्ठी करनी है। और वो जानकारी इकट्ठी हो जाएगी, उसके बाद उसमें से कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम निकाल के टोटालिटी बनानी है और उस टोटालिटी के अकॉर्डिंग सिम्टम सिमिलैरिटी हो वैसी दवाई हमें ढूंढनी है। और वो दवाई जब हम प्रिस्क्राइब करेंगे तब हमें क्योर मिलेगा। लेकिन क्या होता है ना, काफी सब लोगों का मेंटल पूरा बैकग्राउंड अलग अलग होता है, सब लोगों की साइकोलॉजी अलग अलग होती है। और हनीमैन ने तो जर्मनी के अंदर पूरा सब कुछ लिखा, उसका ट्रांसलेशन हुआ और उसके बाद वो हमारे तक पहुंचा, तो हम अपने तरीके से सब लोग उसको इंटरप्रीट करने लग जाते हैं और हनीमैन की लिखी हुई बातों को अपने नजरिए से देखते हैं। फिलोसॉफी इसी को कहा जाता है कि जिस नजरिए से लिखी गई है ना, उसी नजरिए से समझनी चाहिए। क्या हुआ कि काफी सारे लोग थे, हनीमैन ने तो बताया सिम्टम सिमिलैरिटी, लेकिन हर बार सिम्टम सिमिलैरिटी अलग मिलेगी।
कुछ केसेस के अंदर बहुत सारे कंकोमिटेंट यानी कि मेंटल्स मिलते हैं तो उनकी भी सिमिलरिटी होती है। बहुत सारी जगह पे बहुत कम सिम्टम मिलते हैं, सिर्फ लोकेशन मिलता है, तो वहां से भी एक आध दो मोडालिटी से सिमिलर होके उसको भी सिम्टम सिमिलरिटी कहा जाता है। तो जिस व्यक्ति को अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी जो इंटेलिजेंस है उसके अनुसार, उनको जितने सिम्टम और जितनी मेडिसिन मालूम है उसके अनुसार, और केस के अंदर पेशेंट के द्वारा जितने भी सिम्टम हमें मिलते हैं उन सब के अनुसार जो मेडिसिन उस तरीके के सिम्टम प्रोड्यूस कर सकती हो वो मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब करना है। हनीमैन कतई नहीं कह रहे हैं कि सिम्टम सिमिलरिटी फ्रॉम 5000 मेडिसिन। हनीमैन ने क्या बताया? क्योर बाय सिम्टम सिमिलरिटी, मतलब कि आपको जितनी मेडिसिन आ रही है, आपका जितनी मेडिसिन का नॉलेज है, आपने जितनी मेडिसिन का प्रूविंग किया है, उस प्रूविंग में उन मेडिसिनों ने जितने सिम्टम प्रोड्यूस किए हैं और आपको जितना नॉलेज है उसके मुताबिक उन मेडिसिन में से इस रोग को कौन सी मेडिसिन सिम्टम के तौर पे सिमिलर हो रही है वो हमें प्रिस्क्राइब करनी है। बात समझ में आ रही है? हनीमैन का अगर आपको 5 मेडिसिन ही मालूम है तो आपके पास जो पेशेंट आया उसके सिम्टम इस 5 मेडिसिन में कौन सी मेडिसिन के साथ सिमिलर हो रहे हैं उससे सिम्टम सिमिलरिटी बिठा के प्रिस्क्राइब करना होम्योपैथी है। होम्योपैथी का मतलब सल्फर या लाइकोपोडियम या पल्सेटिला या कोई लैक रेमेडी या कोई बेलाडोना दे देना नहीं है। होम्योपैथी का मतलब होता है सिम्टम सिमिलरिटी। हनीमैन बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। इस एपोरिज्म के अंदर हनीमैन होम्योपैथी की व्याख्या कर रहे हैं। अगर आपको 10 मेडिसिन मालूम है, आपके पास जो केस आया है उसके सिम्टम लीजिए और 10 में से जिसके साथ भी सिमिलर बैठ रहा हो वो प्रिस्क्राइब कीजिए, इसको सिम्टम सिमिलरिटी कहते हैं। आपको 50 मालूम है तो 50 में से, 25 मालूम है तो 25 में से, इवन आपको उस मेडिसिन के 10-10 सिम्टम मालूम है तो उन 10 सिम्टम में से कौन सी मेडिसिन के साथ जो डिसीज का पोर्ट्रेट है वो सिमिलर बैठ रहा है वो प्रिस्क्राइब कीजिए, इसको होम्योपैथी कहा जाता है। वो सिम्टम लोकेशन के भी हो सकते हैं, वो सिम्टम सेंसेशन के भी हो सकते हैं, कैरेक्टर ऑफ द डिस्चार्ज के भी हो सकते हैं, वो सिम्टम मोडालिटी भी हो सकते हैं, वो सिम्टम कंकोमिटेंट भी हो सकते हैं, फिजिकल पर्टिकुलर भी हो सकते हैं, फिजिकल जनरल भी हो सकते हैं, मेंटल जनरल भी हो सकते हैं, कॉजेशन भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ भी हो सकता है। हनीमैन ने कतई नहीं कहा है कि सिर्फ मेंटल सिमिलरिटी कीजिए, नहीं, पेशेंट एज अ होल दीजिए। क्या कहते हैं हनीमैन एपोरिज्म 1 के अंदर? द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज रिस्टोर द सिक। सिक मतलब क्या? पेशेंट एज अ होल। तो सिर्फ मेंटल पेशेंट एज अ होल नहीं हो सकता है। हाँ, बहुत बढ़िया मेंटल मिल रहे हैं, अच्छे मेंटल मिल रहे हैं तो लीजिए, लेकिन पेशेंट एज अ होल ही देखना है। मेंटल के साथ साथ, मेंटल मतलब कंकोमिटेंट, उसका सेंसेशन भी मिलना चाहिए, उसका मोडालिटीज भी मिलनी चाहिए, लोकेशन भी मिलना चाहिए, टिश्यू अफिनिटी भी मिल सकता है, मायाजम भी मैच होता है। ये आइडियल कंडीशन है कि सिमिलरिटी ऑन द मायाजम लेवल, सिमिलरिटी ऑन टिश्यू अफिनिटी, सिमिलरिटी ऑन लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एंड कंकोमिटेंट। लेकिन कई दफा इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको इतना सारा नॉलेज न हो वो होम्योपैथी नहीं कर सकता है। हाँ, मायाजम का नॉलेज नहीं है कोई बात नहीं, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकोमिटेंट और टिश्यू अफिनिटी के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन कीजिए। टिश्यू अफिनिटी का भी मालूम नहीं है कोई बात नहीं, LSMC के ऊपर प्रिस्क्राइब कीजिए। कंकोमिटेंट नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी लीजिए। कंकोमिटेंट में मेंटल नहीं मिल रहे कोई बात नहीं, फिजिकल को कंकोमिटेंट बनाइए। बात समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि मेंटल नहीं आ रहा है, मेंटल लेना नहीं आता है, हमारी स्किल उतनी नहीं है तो हम होम्योपैथी नहीं कर पाएंगे। कर सकते हैं, सिर्फ मेंटल ही होम्योपैथी नहीं है। होम्योपैथी का मतलब होता है सिम्टम सिमिलरिटी। कई मेंटल्स का मतलब क्या होता है? व्हेन कंप्लेंट इज द फिजिकल और मेंटल आर कंकोमिटेंट, सो प्रिस्क्रिप्शन ऑन द बेस ऑफ कंकोमिटेंट। थेराप्यूटिक का मतलब क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन द लोकेशन। थेराप्यूटिक में हम क्या करते हैं? थेराप्यूटिक ऑफ जॉइंट पेन ढूंढेंगे तो ब्रायोनिया, रस्टॉक्स, ये सब मतलब सीधा लोकेशन के ऊपर स्टिक हो गए और बाद में एक आध दो मोडालिटी मिली तो हम प्रिस्क्राइब कर देंगे। होम्योपैथी पूरा LSMC के अंदर ही समाया हुआ है। अब काफी सारे ऐसे लोग हैं, बहुत विद्वान हैं, उनको बहुत अच्छे मेंटल कंकोमिटेंट मिलते हैं, तो वो लोग कहेंगे कि जो लोग सिर्फ लोकेशन पे प्रिस्क्राइब करते हैं या तो लोकेशन देख के प्रिस्क्राइब करते हैं वो गलत हैं।
काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनका लोकेशन और मोडालिटी का पकड़ बहुत अच्छा है, जो थेराप्यूटिक प्रिस्क्रिप्शन कहेंगे तो वो कहेंगे कि डिसीज नी में है, डिसीज जॉइंट पेन में हो रहा है, तो मेंटल पूछने की काहे की जरूरत है, वो लोग करते हैं, वो गलत है। गलत और सही से बाहर निकल के देखना है। होम्योपैथी का मतलब होता है सिम्टम सिमिलैरिटी। अगर एलएसएमसी कंप्लीट मिलता है तो कंप्लीट सिम्टम बना के प्रिस्क्राइब कीजिए, नहीं मिल रहा है तो बोनिकुसेन साहब ने बहुत अच्छा थियरी दिया, ग्रांड जनरलाइजेशन, वो करके सिम्टम कंप्लीट कीजिए और प्रिस्क्राइब कीजिए। अब हम आपको दिखाते हैं थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स का मतलब क्या होता है? थेराप्यूटिक्स का मतलब होता है स्टिक ऑन द लोकेशन। जॉइंट पेन के थेराप्यूटिक हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ब्रायोनिया, रस्टॉक्स, रूटा। ठीक है, अब ब्रायोनिया और रस्टॉक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? बेटर बाय मोशन, एमिलोरेशन बाय रेस्ट। ठीक है ना? और इससे उल्टा, मतलब कि लोकेशन के ऊपर आप स्टिक हो गए, आप लोकेशन देख के उसके अनुसार मोडालिटी या कंकोमिटेंट या सेंसेशन ढूंढने का प्रयत्न करेंगे और प्रिस्क्राइब करेंगे। अल्टीमेटली थेराप्यूटिक में भी हम करते क्या हैं? वही एलएसएमसी। हम देखेंगे कि थेराप्यूटिक फॉर हेडेक सैंग्विनेरिया है, नेट्रोम्यूर है, बेलाडोना है। फिर क्या बेलाडोना कब प्रिस्क्राइब करेंगे? थ्रॉबिंग टाइप ऑफ द हेडेक। तो क्या हुआ? लोकेशन प्लस सेंसेशन, वही हुआ ना। मतलब लोकेशन को बेस बना के प्रिस्क्राइब करते हैं। तो काफी सारे ऐसे केस होंगे जहां पे हमें स्ट्रॉन्ग लोकेशन मिलता है। हमारी परिस्थिति ऐसी है कि बहुत सारे पेशेंट देखने हैं, तो हम केस के अंदर लोकेशन से एंट्री लेते हैं। लोकेशन कैन बी एंटर पॉइंट। कोई भी सिर्फ लोकेशन या सिर्फ सेंसेशन या सिर्फ मोडालिटी या सिर्फ कंकोमिटेंट हर बार सही नहीं होता। जिस केस की जरूरियत है कि लोकेशन से एंट्री ली जाए, फिर उसके अनुसार सेंसेशन, मोडालिटी और कंकोमिटेंट लेके कंप्लीट सिम्टम बना के प्रिस्क्राइब करना है, तो उसको थेराप्यूटिक कहा जाता है। उसके बाद आते हैं कई सारे लोग जो सेंसेशन लेते हैं, सेंसेशन एजिफ, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेंसेशन के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो मोडालिटी से एंट्री करते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कंकोमिटेंट से एंट्री करते हैं, मतलब मेंटल से। लेकिन सिर्फ मेंटल पे प्रिस्क्राइब कर देना होम्योपैथी नहीं कहा जा सकता है। हमें पेशेंट एज अ होल देखा जाना चाहिए। जैसे सिर्फ लोकेशन के ऊपर प्रिस्क्राइब कर देना सिम्टम सिमिलैरिटी या होम्योपैथी नहीं कह सकते हैं, उसी तरीके से सिर्फ कंकोमिटेंट से प्रिस्क्राइब कर देना भी सिम्टम सिमिलैरिटी या होम्योपैथी नहीं कहा जा सकता है। हमें देखना है पेशेंट एज अ होल। लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकोमिटेंट, टिश्यू अफिनिटी, मायाजम सब देख के उन सब की सिमिलैरिटी बिठा के प्रिस्क्राइब करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, लड़ते झगड़ते रहते हैं। जो लोकेशन से एंट्री मार के प्रिस्क्राइब करते हैं वो बोलेंगे कंकोमिटेंट वाले गलत हैं, जो सिर्फ कंकोमिटेंट के अंदर प्रिस्क्राइब करते हैं वो बोलेंगे लोकेशन वाले गलत हैं। सब लोगों का अपना अपना चौका है, अपना अपना ग्रुप है, और उसके अनुसार एक दूसरे को हम गलत साबित करने पे ही तुले हुए हैं। कोई गलत नहीं है भाई, सब अपनी अपनी जगह पे सही है। हनीमैन क्या कहते हैं? क्योर बाय सिम्टम सिमिलैरिटी। मतलब आप जो फिजिशियन है, उस फिजिशियन की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, उसका नॉलेज, वो जिस एरिया में प्रैक्टिस कर रहा है उस एरिया का जियोग्राफिकल रीजन, वहां के लोगों की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, सिटी एरिया होता है तो काफी सारे लोग बहुत अच्छे मेंटल और कंकोमिटेंट देते हैं, जबकि गांव के अंदर जाते हैं तो ज्यादातर लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी ही मिल पाती है, मेंटल्स बहुत कम मिल पाते हैं, वो खुद भी अवेयर नहीं होते हैं। तो आप जिस एरिया में, जिस आपके पास आने वाले जो पेशेंट है उनके अनुसार सिम्टम सिमिलैरिटी बैठाइए, लेकिन पेशेंट एज अ होल देखना है। लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकोमिटेंट मिलना चाहिए। हाँ, काफी सारे ऐसे केस होंगे जिसमें क्लियर नहीं मिल रहा है, जिनको वन साइडेड डिसीज कहा जाता है, तो हनीमैन ने वहां पे भी बोला जितना मिल रहा है उसको लेके सिम्टम सिमिलैरिटी बिठाओ, कुछ नहीं मिल रहा है तो मायाजम को देख के सिम्टम सिमिलैरिटी बिठाओ। बात समझ में आ रही है? जिसको मेंटल लेना नहीं आता है वो भी होम्योपैथी कर सकता है, जिसको रोग के नाम नहीं आते हैं वो भी होम्योपैथी कर सकता है, क्योंकि हनीमैन बोल रहे हैं नाम से कोई मतलब नहीं है, सिम्टम सिमिलैरिटी बिठाओ, चाहे उसको पाइल्स हो, चाहे फिशर हो, चाहे फिस्चुला हो, लेकिन लोकेशन, रेक्टम, सेंसेशन क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, क्या हो रहा है, पस निकल रहा है तो कैसा डिस्चार्ज है, कैरेक्टर ऑफ द डिस्चार्ज, मोडालिटी कब बढ़ जाता है, कब घट जाता है, क्या पसंद है, हीट और कोल्ड, स्लीप कैसे लेता है, कंकोमिटेंट, डिजायर, एवर्जन, मेंटल, जितना भी मिलता है उसके अनुसार प्रिस्क्राइब करो। सिम्टम सिमिलैरिटी, बात समझ में आ रही है? चाहे ऐसा लोग है जो इंटेलेक्चुअल वेरी पुअर हैं, या तो डेफ एंड डम है, तो वहां पे भी होम्योपैथी
कर सकते हैं। कैसे? सिम्टम सिमिलैरिटी। ऐसे लोग हैं जहां पे लोकेशन क्लियर नहीं मिल रही है, बहुत सारे डिसीज हैं, तो वहां पे भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां भी कैसे? सिम्टम सिमिलैरिटी। लोकेशन क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकोमिटेंट, मेंटल लो। सेंसेशन नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, जितना मिल रहा है उसको लेके प्रिस्क्राइब कीजिए। होम्योपैथी करने के लिए बहुत इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी या बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। होम्योपैथी प्रैक्टिस करने के लिए हमारे जीवन के अंदर सिम्टम सिमिलैरिटी को उतारने की जरूरत है, जो नहीं हो पा रहा है। हम लोग सिर्फ बातें करते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, हम सही हैं वो गलत है, ऐसा करते हैं। अरे भाई सब सही हैं, सब अपने अपनी जरूरत के अनुसार अपने अपने लेवल के ऊपर सिम्टम सिमिलैरिटी बैठा के प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। आपको जो सही लगे वो आप करो, दूसरों को जो सही लगे वो करें। लेकिन जिस तरीके से हमें सिर्फ लोकेशन, सिर्फ मायाजम, सिर्फ सेंसेशन, सिर्फ कंकोमिटेंट, सिर्फ मेंटल या सिर्फ पर्टिकुलर नहीं देखना है, हमें देखना है पेशेंट एज ए होल, जो हनीमैन हमसे चाहते हैं। और वहां पे सिम्टम सिमिलैरिटी बिठाइए। मेडिसिन उतनी ही लीजिए जितनी का जितनी प्रूविंग हुई है, और प्रूविंग के सिम्टम के ऊपर ही ज्यादा विश्वास करना है। एपोरिज्म 1 फुटनोट, ज्यादा थियोरिटिकल मेडिसिन नहीं बनानी है, अपनी अपनी थियरियां नहीं देनी है। प्रूविंग में जो सिम्टम आए केवल उन्हीं सिम्टम को विश्वास में रखना है और उन्हीं सिम्टम से सिम्टम सिमिलैरिटी करनी है। बात समझ में आ रही है? हनीमैन कह रहे हमें यह नहीं सीखना है कि ब्लाइंडनेस क्योर करने के लिए उसको स्मॉल पॉक्स करवाओ। हमें यह सीखना है कि नेचर के अंदर वीकर डिसीज को क्योर करने के लिए उसी तरीके के मैनिफेस्टेशन वाला स्ट्रॉन्गर डिसीज आता है। हमें यह सिद्धांत सीखना है, क्योर केवल और केवल एक ही रास्ते से होगा, और वो रास्ता है सिम्टम सिमिलैरिटी। नॉट अ सेंसेशन सिमिलैरिटी, नॉट अ मेंटल सिमिलैरिटी, नॉट अ लोकेशन सिमिलैरिटी, नॉट अ मोडालिटी सिमिलैरिटी। सिम्टम सिमिलैरिटी मतलब कि पेशेंट एज अ होल। हाँ, क्यों केस टू केस वेराई होगा। कई दफा बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसेशन मिलेगा तो हम उसको एलिमिनेटिंग बना के केवल उतनी ही दवाइयां ढूंढेंगे कि जो वो सेंसेशन कवर करती हो। कई दफा स्ट्रॉन्ग कॉन्कोमिटेंट मिलेगा तो हम उसको एलिमिनेटिंग बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ सेंसेशन के बेस के ऊपर, या सिर्फ मेंटल के बेस के ऊपर, या सिर्फ कॉन्कोमिटेंट के बेस के ऊपर, या तो सिर्फ डिसीज के नेम के बेस के ऊपर दवाई दे देंगे तो हमारा क्योर रेशियो घट जाता है। हम होम्योपैथी को घर घर तक नहीं पहुंचा पाते क्योंकि हमने वो ऐसा बताया, होम्योपैथी को ऐसा बना दिया है कि जैसे कोई रॉकेट साइंस हो, जो उसके लिए बहुत स्किल किया। अरे किसी स्किल की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ 25, 30, 50 मेडिसिन के 10-10 सिम्टम अपने को सीख लेने हैं और केस रिसीविंग सीख लिया। जो उस 25 मेडिसिन, 30 मेडिसिन या 50 मेडिसिन में से जो मेडिसिन वैसे सिम्टम के साथ सिमिलैरिटी में बैठती है वो दे देना है। बस इतनी सी होम्योपैथी है, सिम्टम सिमिलैरिटी। चाहे वो सिम्टम लोकेशन हो, सेंसेशन हो, मोडालिटी हो, कंकोमिटेंट हो, कॉजेशन हो, कुछ भी हो, लेकिन टोटालिटी के बेस के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। केवल सेंसेशन टोटालिटी नहीं है, केवल लोकेशन टोटालिटी नहीं है, केवल मायाजम टोटालिटी नहीं है, केवल डिसीज का नेम टोटालिटी नहीं है, केवल मेंटल टोटालिटी नहीं है, केवल कंकोमिटेंट टोटालिटी नहीं है। केस टू केस सब कुछ बदलेगा। लेकिन जब हमारे अंदर आई आ जाता है ना, मेरा वाला रास्ता सबसे बढ़िया, हमें वो नहीं करना है। क्योंकि अपने से छोड़ी हुई मेडिसिन, अपनी दी हुई मेडिसिन फेल हो सकती है, धनुर्धर द्वारा छोड़ा हुआ तीर फेल हो सकता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा जो पूरे का पूरा, जैसे आचार्य चाणक्य ने बुद्धि चलाई थी और उस तरीके से उन्होंने काम किया, वो समूल राष्ट्र को नष्ट कर सकता है, वैसे समूल रोग को नष्ट कर सकता है। लेकिन हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, केस रिसीविंग करना है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम निकालने हैं और सिम्टम सिमिलैरिटी करनी है और प्रिस्क्राइब करना है। बहुत सारे लोग एग्री नहीं होंगे, भावनाएं आहत होंगी, लेकिन हम अपने गुरुजी से जो सीखे हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। वो आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। वो हमें ग्रहण करना है, अपने जीवन में उतारना है। हमें ये नहीं करना है कि केवल हमारा सिस्टम ही बेस्ट है, केवल हम जैसे रोग को जैसे पेशेंट को देखते हैं वही बेस्ट नहीं। सबका अपना अपना जरिया हो सकता है, लेकिन कितने ही अच्छे मेंटल क्यों न मिले हो, लेकिन साथ में फिजिकल जनरल, फिजिकल पर्टिकुलर, सेंसेशन, लोकेशन, मोडालिटी
सब देख के प्रिस्क्रिप्शन करेंगे तो हमारा रिजल्ट रेशियो, क्योर रेशियो बढ़ेगा। कितना ही अच्छा सेंसेशन क्यों ना मिला हो, लेकिन साथ में लोकेशन, मोडालिटी, कंकोमिटेंट देख के प्रिस्क्रिप्शन करेंगे तो हमारा रिजल्ट रेशियो बढ़ेगा। कितना भी अच्छा लोकेशन मिला हो, लेकिन साथ में सेंसेशन, मोडालिटी, कंकोमिटेंट देख के प्रिस्क्रिप्शन करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, रिजल्ट रेशियो बढ़ेगा। क्योंकि हमें पेशेंट एज अ होल देखना है, हमें सिर्फ मेंटल, सिर्फ फिजिकल, सिर्फ पर्टिकुलर, सिर्फ जॉइंट, सिर्फ डिसीज का नेम, सिर्फ पैथोलॉजी, सिर्फ लोकेशन, सिर्फ मोडालिटी, सिर्फ सेंसेशन या सिर्फ कंकोमिटेंट नहीं देखना है। बात क्लियर हुई? डिसीज इज नॉट लोकल फिनोमिना। हाँ, कंसेप्ट है, प्रिस्क्राइब बियॉन्ड पैथोलॉजी, बहुत कुछ है, लेकिन अभी हमें ये सीखना है। हनीमैन हमें होम्योपैथी सिखा रहे हैं। एक ही एपोरिज्म के अंदर अगर कोई होम्योपैथी की बात हो तो वो एपोरिज्म 50 है, जहां पे एक ही वाक्य के अंदर हनीमैन हमें सिखा देते हैं क्योर बाय सिम्टम सिमिलैरिटी। और इसके लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी की आवश्यकता नहीं है, किसी नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, किसी लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं है। बस अच्छे से गुरु के पास जाके सीखना है कि पेशेंट के अंदर सिम्टम कैसे देखने हैं और जो मेडिसिन के सिम्टम है वो कैसे याद रखने हैं। दोनों को सिम्टम सिमिलैरिटी करके मिला दिया, प्रिस्क्रिप्शन हुआ। हमारे एक सर हैं, हमारे गुरुजी मिश्रा जी, वो हमें कहते हैं कि उनके कोई सर है, वो सिखा रहे थे कि होम्योपैथी क्या है, बस ये होम्योपैथी है। डिसीज सिम्टम, मेडिसिन सिम्टम, दोनों को मैच किया और जो मेडिसिन आया वो दे दिया। तो होप आप लोगों को आज कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ऐसा मिला होगा जो प्रैक्टिस में काम आएगा। ये कुछ शब्द हैं, जो शब्द आपको जिनके मीनिंग दिए हुए हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछें। तो ये होम्योपैथी है, होम्योपैथी का ये मतलब है, और इस तरीके से होम्योपैथी की जाती है। इसीलिए ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ लोकेशन को ज्यादा तवज्जो देते हैं, उनको भी रिजल्ट मिलते हैं, और ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मेंटल को ज्यादा तवज्जो देते हैं, उनको भी रिजल्ट मिलते हैं। तो सबको रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि होम्योपैथी बहुत वास्ट है। उसका मतलब है सिम्टम सिमिलैरिटी। आप सिर्फ ट्यूमर से ट्यूमर सिमिलैरिटी करके ट्यूमर पैदा करने वाली दवाई थूजा हम प्रिस्क्राइब करते हैं। काफी बार हमने देखा होगा कि वाट, तो ऐसी मेडिसिन की जो वाट पैदा कर सकती हो, तो वहां पे भी रिजल्ट मिलता है। और कई दफा बहुत रेयर डेल्यूजन या रेयर सेंसेशन या बहुत रेयर मेंटल के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, फिर भी रिजल्ट मिलता है। लेकिन अगर हमें रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन करना है तो पेशेंट एज अ होल देखना है। वहां पे हमें हमारी जितनी भी क्षमता हो, हमारी जितनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी हो, हमें जितना आता हो, हम जितना जानते हो, उसके मुताबिक पेशेंट के सारे सिम्टम लेने हैं, उसमें से कैरेक्टरिस्टिक निकालने हैं, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी और कंकोमिटेंट सबको मिला के प्रिस्क्रिप्शन करना है, टोटालिटी बनानी है और सिम्टम सिमिलैरिटी करनी है। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। होप कुछ सीखेंगे। धन्यवाद।